स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएड एग्जाम पे। और दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं और हम आज डिस्कस करने वाले हैं बाल्यावस्था और उसका विकास। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और सारे एग्जाम्स में भी आते हैं, चाहे आप यूपी टेट सी टेट की एग्जाम की बात कर लें या किसी भी केवीएस डीएसएसबी या आप जिस भी इंटरेस्ट रखते हैं जिस भी परीक्षा में, आप देखेंगे हर एक एग्जाम में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस विषय को बहुत ही मन से बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। ये आपके विषय के जो भी चीज़ अभी आप पढ़ रहे हैं ये आपको आगे भी चलने वाली है, आपका इसका उपयोग आगे भी होने वाला है। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। और पीछे पटाखे और गाने की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लॉकडाउन के बाद लोगों को शादी करने का अवसर मिला है तो लोग बिल्कुल बिल्कुल भी मौका छोड़ नहीं रहे। तो खैर हम फोकस करते हैं अपने वीडियोस के ऊपर और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया या आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं से संबंधित, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर देखें, वहाँ आपको मिल जाएगा। आपको आई बटन में भी उसका लिंक मैं अभी दे देता हूँ, वो दिख जाएगा आपको। इसके अलावा हम आपको वो सारी चीज़ें भी बताएंगे कि परीक्षा में किस तरह से आंसर लिखना है। आगे आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कितना आपको आपके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अगर 2 नंबर का प्रश्न आता है तो सही में आपको कितना लिखना है, कितना बड़ा आपका उत्तर होना चाहिए। 8 नंबर का प्रश्न है, उसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि उसमें आपका उत्तर कितना बड़ा यानी कितना आपको उसमें लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ करते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि जो गलतियां मैंने अपने समय में की हैं वो शायद आप मेरे दोस्त मेरे भाई बहन आपको ना करना पड़े और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सिर्फ उस पर फोकस करें जिस काम के लिए आपको अभी करना चाहिए, यानी कि अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे आप बने रहें, चैनल को लाइक करें और माफ़ करिएगा, मतलब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं, और कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, कुछ सजेशन हो बिल्कुल दीजिएगा। और इस तरह से आप लोग बिल्कुल चैनल पे आते हैं, देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग के सहयोगों से दोस्ती अभी आप समझ सकते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर भी हमने टच कर लिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत समय बर्बाद कर दिया आपका। बाल्यावस्था और उसका विकास। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, डिस्क्राइब 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है कई बार, आप इसको जरूर करें। नेम 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय एरिक्सन। तो एरिक्सन ने जो 8 अवस्थाएं बताई हैं जो विकास की, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीट भी होता है। तो ये सारे प्रश्न अगर आप एक साथ तैयार कर लेंगे ना तो आप इनके आधार पे अपने 8 नंबर के प्रश्न और 15 नंबर के प्रश्नों को बहुत ही आराम से लिख पाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों इन प्रश्नों को आप किस तरह से बार बार लिख के तैयार भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक दिन में चाहें तो सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। मैं आपको वो टेक्निक बताने वाला हूँ, बहुत ही सरल तरीका, आप सब इसको जरूर ट्राई करें। आप क्वेश्चन को जितनी बार लिखने के प्रयास करेंगे, आप समझते हैं कि आपको पता भी है कि जब लिख कर प्रयास करते हैं तो हमारी तैयारी अच्छी होती है। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। प्रश्न संख्या 3 है, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अर्बनाइजेशन। देखिए दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो है सीमाएं धीरे धीरे धूमिल होती चली जाती है। लोगों का आवागमन, व्यापार करने का जो तरीका होता है वो बिना किसी रोक टोक के होने लगता है। इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की होती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, आपसी जो सहयोग होता है उसमें जो बढ़ोतरी होती है, उसके कारण भी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया, वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती है। इसके कई सारे लाभ भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया यानी उसके बाद जब आपकी अगली प्रक्रिया आती है औद्योगिकरण, तो उससे बढ़ता है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण की प्रक्रिया। शहरों की तरफ लोगों का, जो गांव की आबादी का शहरों की तरफ जो झुकाव होता है, जो पलायन होता है, उसको हम लोग अर्बनाइजेशन कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा आप अच्छे से लिख दें, जैसा मैंने बताया बिल्कुल ऐसे नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है। प्रश्न संख्या 5 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कई बार पूछा गया दोस्तों, वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इसको बिल्कुल याद रखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। प्रश्न संख्या 6 है, देखिए इसको,
व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट। अभी पहले हमने पूछा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है, और अभी इमोशनल डेवलपमेंट है क्या। तो शिक्षक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है छात्र के जीवन में। तो शिक्षा से संबंधित आप कुछ भी सीखते हैं ना, उसे एक प्रश्न बना लीजिए कि भाई इसमें शिक्षक का क्या रोल हो सकता है। आप समझे, क्वेश्चन इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं कि अगर इमोशनल अगर आपका संवेगात्मक विकास करना है, संज्ञानात्मक विकास करना, हर एक चीज़ में आपसे एक प्रश्न आ सकता है कि इसमें शिक्षक कैसे मदद कर सकता है। तो इस तरह से आप अपने प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, एट व्हाट स्टेज या एज सेक्स एजुकेशन इज नीडेड। यौन शिक्षा की आवश्यकता किस अवस्था में होती है। तो दोस्तों अगर बात करें यौन शिक्षा की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और हम लोग अभी तक झिझकते हैं इस विषय में बात करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक विषय है जिसे बच्चों को विधिवत सही तरीके से समझाना चाहिए। परंतु प्रश्न आता है, जैसा कि अभी हमारा प्रश्न है, कि यौन शिक्षा की जो शुरुआत है वो किस स्तर पे, किस उम्र से की जानी चाहिए। तो दोस्तों मेरा मानना है, और ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों डॉक्टरों का मानना ये होता है कि जब बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हों, जब इन सारी चीज़ों को वो समझने योग्य हो जाएं, तब से हमको यौन शिक्षा देना आरंभ कर देना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे को ही आप सारी शिक्षा एक बार में दे दें। यौन शिक्षा को भी धीरे धीरे, क्रमवार, धीरे धीरे आपको देना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उस हर एक उम्र में अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, शारीरिक बनावट की अपनी अलग पहचान होती है। तो उन सारी चीज़ों से जो आप सेक्स एजुकेशन की जो प्रणाली है, कोई 1 घंटे 2 घंटे की नहीं होती है। बच्चों के बढ़ती उम्र के साथ में उसको हम लोग शुरू कर सकते हैं। लेकिन अमूमन जब बच्चा 4 से 5 साल का होता है, यानी कि पहली दूसरी क्लासेस में स्टार्ट करता है पढ़ना, तब से हम उसको धीरे धीरे सेक्स एजुकेशन के बारे में, या सेक्स एजुकेशन के जो भी पाठ्यक्रम होता है उसके अनुसार बच्चे को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गिव द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का अर्थ समझाइए। तो विकास क्या होता है भाई? लंबाई चौड़ाई, शरीर के वजन, भार बढ़ना, आपका विकास होता है। जी नहीं, ये अभिवृद्धि होती है, विकास इससे अलग होता है। तो ये गलत मत करिएगा, आपका विकास और अभिवृद्धि में बहुत अंतर है। गिव द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, हाँ जो मैंने अभी बताया वो ये होता है अभिवृद्धि। लंबाई चौड़ाई, वजन, भार बढ़ना, ये सारी अभिवृद्धि होती है, यानी कि ये ग्रोथ होता है। विकास के अंदर ग्रोथ आता है। विकास का मतलब सिर्फ शारीरिक बढ़ाव से, यानी कि शारीरिक विकास से नहीं होता। विकास के अंदर आपका जो होता है सामाजिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक रूप से जो हमारा विकास होता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, ये सारी पक्ष शामिल होते हैं हमारे विकास के अंदर। और जब हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की, यानी अभिवृद्धि की, तो ये सिर्फ लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई, भार में बढ़ने की बात करता है। अगला प्रश्न लेते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पक्ष। तो जैसा मैंने आपको बताया कि संज्ञानात्मक, भावात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सारे पक्ष होते हैं आपके विकास के। गिव द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो भाई एक बॉक्स बनाइए, एक साइड ग्रोथ लिखिए, डेवलपमेंट लिखिए, और फिर आप दोनों में 2-2, 3 पॉइंट लिख डालिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, डिस्कस द रोल ऑफ ए फैमिली इन इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। बालक के संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका बताइए। तो दोस्तों परिवार में बच्चे का विकास होता है। बच्चा बचपन से परिवार के बीच में रहता है, परिवार वालों को देखता है। तो परिवार वाले जिस तरह से अपने संवेगों को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि अपने इमोशंस को बच्चे के सामने रखते हैं, या अपने इमोशंस शो करते हैं दूसरों के साथ में, जिस तरह से अपने व्यवहार करते हैं, उसको बच्चा बचपन से देखता है, उसको सीखता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, उसको अपने आप पे लागू करता है, आत्मसात करता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट में परिवार का बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे उससे ही जाकर आगे चलकर वैसी भावनात्मक अभिव्यक्ति या भावनात्मक विकास उनके ऊपर बहुत ज़्यादा संभव है कि जिस तरह से परिवार में लोगों का व्यवहार है, भावनात्मक रूप से लोग व्यक्त करते हैं अपनी बातों को, उस तरह से बच्चा भी करेगा। तो परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। परिवार में क्या माहौल मिल रहा है, वो सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मोरालिटी, यानी नैतिकता क्या है। भाई नैतिकता क्या है? तो सामाजिक रूप से बने हुए वो जो सही नियम, यानी कि ऐसे नियम जो सबको पालन करने चाहिए, जो उपयुक्त माने जाते हैं, जो समाज में मान्य है, उनको नैतिकता बोलते हैं। तो नैतिकता के बारे में हम लोग लिखेंगे, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, छोटों को मदद करना, सच्चाई, और मतलब आप सत्य के राह पे चलना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी नैतिकता के अंदर आती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। भाई प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म देखते हैं कि आतंकवाद की समस्या क्या है। तो देख लेते हैं भाई आतंकवाद की समस्या क्या, बता देंगे
कि भाई जब लोग डरा धमका कर किसी क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेते हैं, लोगों के ऊपर हानि पहुंचाते हैं, लोगों के ऊपर अपना शासन चलाने की कोशिश करते हैं, वो होता है टेररिज्म। टेररिज्म के कारण लोगों के बीच में डर और भय का माहौल बन जाता है। अगला प्रश्न है, गिव द मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के अर्थ बताइए। तो आप बता सकते हैं कि भाई समाज में जब बदलाव आता है तो एक सामाजिक विकास का एक उदाहरण है। आप सामाजिक विकास के जो दो तीन पहलू हैं बता दीजिए कि भाई बदलाव आ जाए, पढ़ाई लिखाई बढ़ने लगे, शिक्षा का स्तर बढ़ जाए, रोजगार के अवसर मिलने लगे, समाज में जो अच्छे अच्छे बदलाव होने, ये सारे सामाजिक बदलाव के अर्थ हैं। ये सारे जो है सामाजिक बदलाव को प्रदर्शित करते हैं। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन क्या है। तो नेशनल इंटीग्रेशन की परिभाषा देनी है भाई आपको। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। और इसी के साथ ये दूसरा प्रश्न भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों को मिलाकर आप एक 8 नंबर का प्रश्न आराम से लिख सकते हैं अगर ये दोनों प्रश्न आपके तैयार है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप 2 नंबर के प्रश्नों को और अपने सिलेबस के हर एक टॉपिक को एक बार 2 बार तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, डिटेल में मत पढ़िए, आप उनको बस ऊपर ऊपर से भी समझ लेना, तो आप 8 नंबर के प्रश्नों को और 15 नंबर के प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 क्राइटेरियाज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास की 5 कसौटियाँ। मतलब समाज में विकास हो रहा है, इसके कुछ 5 पॉइंट यानी कि 5 लक्षण आप बताइए। तो भाई आप बोल सकते हैं अगर समाज में पुराने रूढ़िवादी जो चीज़ें चल रही थी अगर उनका त्याग कर दिया जाए, जैसे कि सती प्रथा, दहेज प्रथा, इनका त्याग कर दिया जाए तो ये एक सामाजिक विकास का लक्षण है। अगर समाज में ऊंच नीच की भावना को कम किया जाए, धर्म के ऊपर जो लड़ाई होती है उसको भूल जाया जाए, उसको कम किया जा सके, ये सब समाज में परिवर्तन के, समाज के विकास की लक्षण है। रोजगार के अवसर अच्छे मिल रहे हैं, लोगों के बीच परस्पर संबंध अच्छे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें लक्षण है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। चलिए अगले पॉइंट्स में चलते हैं। डिफाइन, यानी कि द रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो बालक के वृद्धि और विकास में शिक्षक की भूमिका बताना। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर एक बार और लिख दिया मैंने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास की विशेषताएं, तो आपको ये लिखना है। अगला प्रश्न है, रोल ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इन मोरल डेवलपमेंट, बच्चे के शैक्षिक विकास में दंड एवं पुरस्कार की भूमिका। तो दोस्तों दंड के माध्यम से भी ऐसे बहुत सारे लक्षण, ऐसे बहुत सारे जो व्यवहार जो होते हैं जो बच्चे करते हैं उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो दंड के आधार से और कई बार प्रोत्साहित करके, जब बच्चा कुछ अच्छा काम करता है, उदाहरण के लिए बच्चा अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा है, किसी की मदद कर रहा है, बुजुर्गों का सामान करता है, तो अगर ऐसी चीज़ों के लिए हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसकी शाबाशी देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो बच्चा अच्छे व्यवहार को करने के लिए बार बार प्रोत्साहित होता है, बार बार वैसा व्यवहार करता है और जीवन में आगे चल के ऐसे संबंधित व्यवहार करने का प्रयास करता है जिससे उसको प्रशंसा मिले। इसी के विपरीत अगर ऐसा कोई काम जिसके करने पे बच्चे को पनिशमेंट मिलती है, उसको दंड मिलता है, डांट और फटकार मिलती है, तो बच्चा धीरे धीरे उस काम को नहीं करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से दंड और पुरस्कार का बच्चे के मोरल डेवलपमेंट में बड़ा योगदान होता है, लेकिन इसको हमको एक नियंत्रित और समझदार तरीके से अपनाना चाहिए इस प्रणाली को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपके और भी अन्य विषयों में ये प्रश्न आ जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि शिक्षा का जो अवसर है, यानी कि शिक्षा जो उपलब्ध है वो सबको बराबर मिले, बिना किसी भेदभाव के, रंग रूप के आधार पे, बिना किसी अंतर के, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हों, किसी समुदाय को, किसी भाषा के बोल रहे वाले हों, आपको शिक्षा के समान अवसर अगर उपलब्ध हैं तो ये कहलाता है आपका शैक्षिक अवसरों की समानता। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, वैश्वीकरण एवं शिक्षा के उद्देश्य। तो भाई आपको लिखना है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे सहयोग बढ़ता है, एक दूसरे का व्यापार बढ़ता है, इन्वायरमेंट को हम लोग सुरक्षित रखने में ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शादी बड़ी जोरों शोरों पे हो रही है दोस्तों, पीछे आप सुन सकते हैं, आवाज़ आ रही है। और अगला प्रश्न ले लेते हैं, नीड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कई बार आया प्रश्न दोस्तों। इसके अलावा अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ पीस एजुकेशन, यानी शांति शिक्षा का अर्थ बताना है। तो भाई शांति शिक्षा क्या होता है, सिर्फ अर्थ बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें, शांति शिक्षा क्या है और इसका अर्थ क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट,
विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपका हेल्थ हो सकता है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक आपका भोजन हो सकता है, आपके परिवार का परिवेश हो सकता है, सामाजिक स्तर पे बहुत सारे कारक होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज स्ट्रेस? तनाव क्या है? जैसा कि आपको हो रहा है, जैसा मुझे हो रहा है, इसको तनाव कहते हैं। तनाव का मतलब होता है किसी काम को लेकर जब हम ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं मानसिक रूप से, वो तनाव की स्थिति कहलाती है। तनाव के कारण कई बार हमको परेशानी होती है, नींद नहीं आती, घबराहट होती है, सांसें तेज हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है। ये सारे लक्षण होते हैं स्ट्रेस के। तो तनाव के कारण क्या होता है, कुछ मनोवैज्ञानिक चिंताएं हो जाती हैं, मनोवैज्ञानिक रूप में हम थोड़े अस्थिर हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट इज रिलीजन? धर्म क्या है? और इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट इज कास्ट? जाति क्या है? तो देखिए ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जाति क्या है और समझने का प्रयास करेंगे कि भाई जाति क्या है। इसको लिखें आप कि व्हाट इज कास्ट या व्हाट इज जाति। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, व्हाट इज क्लास? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़े नहीं। इनके आधार पे आपके 8 नंबर के प्रश्न आप लिख सकते हैं। इन सबको मिलाकर ना आपके प्रश्न बनते हैं। आप समझिए 2 नंबर के क्वेश्चन को ही मिलाकर, इनको ही थोड़ा व्यापक रूप से पूछकर आपके 8 नंबर और 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आप अगर टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट इज ई लर्निंग? ई लर्निंग क्या है? तो ई लर्निंग मतलब होता है दोस्तों कि जब हम लोग साधारण, जो आप अभी तक जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम लोग का पारंपरिक तरीका है, उससे हटकर जब इंटरनेट के माध्यम से हम लोग शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं, पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो वर्चुअल क्लासरूम हो, चाहे वो डिजिटल क्लासरूम हो, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से पढ़ने लगते हैं, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से, जहाँ पर शिक्षक दूर है और हम एक क्लास में कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सारे जो तरीके होते हैं आपके दोस्तों, ये आपके ई लर्निंग के तरीके हैं। इन्हीं को हम लोग ई लर्निंग कहते हैं। आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से जैसे हम और आप जुड़े हुए हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, ई लर्निंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ई लर्निंग कहलाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, राइट 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखे। तो भाई आपका एक स्वास्थ्य हो सकता है, दूसरा भोजन हो सकता है, दूसरा पारिवारिक और सामाजिक परिवेश हो सकता है, और चौथा हो सकता है आपका कोई अनुवांशिक, जो बोलते हैं ना हेरिडेटरी, जेनेटिक, परिवार से जो चीज़ें आपको मिली है, खानदान से जो चीज़ें मिली है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। तो बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, आप याद करके उनको लिख दें। और ध्यान दें दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको बताया है, मैंने पूरी मेहनत, बहुत ही ध्यानपूर्वक कोशिश किया है कि इन क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आपको दूसरे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, और साथ ही साथ इनके अलावा अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन लगें कि जो मैंने छोड़ दिए हैं, तो आप उनको कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि और भी जो हमारे मित्र हैं उनको भी उनसे